हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बालकों में भाषा विकास हेतु निम्नलिखित कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ए है सामान्य अभिवृद्धि, बी है बहुभाषा शिक्षण, सी है धनिक परिवार, डी है शिक्षा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बालकों में भाषा विकास करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, सामान्य अभिवृद्धि है जो कि बालकों में भाषा विकास करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे यहाँ पे। मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में होता है। ए है बाल्यावस्था, सी है माफ कीजिए बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है जरावस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव में जो कि चिंतन करने का जो प्रारंभ हो जाता है, जो तर्क होता है, वो किस आयु अवस्था में हो जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, मानव में चिंतन करने का जो तर्क करने का जो प्रारंभ हो जाता है, वो बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। तो आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में सर्वाधिक रूप में गहन एवं जटिल समाजीकरण होता है। ए है संपूर्ण जीवन काल में, बी है किशोरावस्था में, सी है बाल्यावस्था में, डी है उपरोक्त में से किसी भी अवस्था में नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में सबसे अधिक या सर्वाधिक रूप में गहन व जटिल अवस्था में, या कि किस प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया होती है, किस अवस्था में, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसके बात करते हैं किशोर अवस्था में, की जो कि ऐसी अवस्था है जो कि इसमें गहन व जटिल सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का जो कि सामाजिक विकास है सुनिश्चित हो जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, बाल्यावस्था में से ज्यादा तो शैशवावस्था में सामाजिक स्तर है जो कि सबसे बेस्ट होता है। और शैशवावस्था से ही बच्चा पहले परिवार में आता है, फिर पास पड़ोस में जाता है, फिर विद्यालय में जाता है। तो जैसे कि जो सामाजिक प्रक्रिया होती है या सुनिश्चित होता है, वो शैशवावस्था में ही हो जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यकरण के अमूर्त संप्रति का विकास किस अवस्था में होता है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यों का जो विकास है वह किस अवस्था में होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि किशोरावस्था में कार्यकरण के अमूर्त संपर्त्य या संप्रत्य का विकास हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए पेवलव, बी ए हॉल्स, सी ए कार्ल रोजर्स, डी ए हार्वर्ड। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानवतावादी सिद्धांत के अधिगम मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं, कार्ल रोजर्स ने अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत दिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, थॉर्नडाइक का अधिगम का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत उनके किस नियम पर आधारित है। ए तत्परता का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है बहु प्रतिक्रिया का नियम, डी है मनोवृत्ति का नियम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया है अधिगम का, प्रयत्न व भूल सिद्धांत जो कि किस नियम पर आधारित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं, प्रयत्न में भूल प्रतिक्रिया जो नियम दिया है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है, थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास द्वारा व्यक्ति को किसी भी कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सी है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, डी है
प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभ्यास द्वारा किसी व्यक्ति को कार्य में निपुण बनाया जा सकता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर संबंधित है या लागू होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करता है और अपने काम में निपुण हो जाता है, यह हो जाएगा कि प्रयास एवं भूल सिद्धांत पर लागू होता है, इससे संबंधित होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेगा, कोई क्रिकेटर होता है तो अभ्यास करता है, या हम किसी और काम को अभ्यास करेंगे तो उसमें क्या है, अपने काम में हम निपुण होते हुए चले जाते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? ए है सृजनात्मक चिंतन, बी है आलोचनात्मक चिंतन, सी है स्वाधीन चिंतन, डी है अवसारी चिंतन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा चिंतन है जो कि निगमनात्मक चिंतन कहलाता है, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि निगमनात्मक चिंतन है जो कि अवसारी चिंतन होगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार अभिप्रेरक दो प्रकार के यथा जन्मजात तथा अर्जित होते हैं? ए है ब्लेयर एवं सस्पेंशन, बी है गैरेट, सी है हर्जवर्ग मास्ली, डी है थॉमसन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रेरक जो कि दो प्रकार के यथा जैसे जन्मजात और अर्जित होते हैं, यह किसने बताया है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जिसकी बात करते हैं यहाँ पे कि ये हर्जवर्ग मास्ली के द्वारा बताया गया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ए है जिन बालकों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए, बी है निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के कालांश निश्चित किए जाएं, सी है प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए, डी है प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। यह एक मनोवैज्ञानिकों का सुझाव है। ऑप्शन देखेंगे, ए है रॉस के द्वारा, बी है क्रो एवं क्रो, सी है स्किनर, डी है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह जो सुझाव दिए वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, यह जो सुझाव दिए गए हैं वो कि बताया गया था बालकों को कम दिखाई देता है तो उन्हें आगे बैठाना चाहिए, और कुपोषित या निर्बल बच्चे हैं उनका कालांश थोड़े समय का होना चाहिए और निश्चित समय पर उन्हें विश्राम दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की डॉक्टरी जांच होनी चाहिए और विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। तो यह जो सुझाव दिया गया था स्किनर जी के द्वारा दिया गया था। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था? ए है बैचलर वैल्यू परीक्षण में, बी है स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में, सी है स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1916 में, डी है बिने साइमन स्केल 1908 में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बुद्धि लब्धि विसर्जन है जो का जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि स्टैनफोर्ड बिने संशोधन में 1937 में बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आंसर हमारे यहाँ पे बी हो गया था, टिक कर देते हैं दोबारा से, बी आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की व्याख्यान विधि अधिक लाभकारी होती है? ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, बी है उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों हेतु, सी है उच्च स्तर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बालकों या विद्यार्थियों हेतु, डी है उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण व्याख्यान विधि है, जो शिक्षण में व्याख्यान विधि है वो अधिक लाभकारी कब होगी, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दूसरी बात करते हैं कि जो व्याख्यान विधि होती है वो अगर हम सबसे ज्यादा उच्च कक्षाओं में दें तो लाभकारी होगी, क्योंकि वहां पे बच्चे बड़े बड़े होते हैं और चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। तो आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे कि डी उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बालकों हेतु। तो आंसर करेक्ट भी हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण अवव्यूह का निर्माण किया जाता है? ए है शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए, बी है शिक्षण को प्रेरणा स्पंद बनाने हेतु,
सी है अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, डी है शिक्षण उपरांत मूल्यांकन करने हेतु। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण अभिभूत का निर्माण कब किया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करती है शिक्षण अभिभूत का निर्माण किया जाता है अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु। तो आंसर है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है। ए है उदाहरण प्रविधि, बी है विवरणात्मक प्रविधि, सी है सम्मेलन प्रविधि, डी है स्पष्टीकरण प्रविधि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक है जो कि अपनी कक्षा में बालकों को या स्टूडेंट्स या छात्रों को ताजमहल टॉपिक पढ़ा रहा है और ताजमहल का मौखिक रूप से भी और शब्द चित्रण के द्वारा प्रस्तुत कर रहा है। तो यह अध्यापक द्वारा कौन सी अपनाई गई शिक्षण प्रविधि है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं, यह जो विधि अपनाई जा रही है वो विवरणात्मक प्रविधि अपनाई जा रही है, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे क्लास में या छात्रों की क्लास में पहले चित्र भी दिखाया जा रहा है, शब्द के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है और वहां पे ताजमहल का मौखिक रूप भी बताया जा रहा है। तो आंसर जाकर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। ए है विश्लेषण योग्यता, बी है तार्किक योग्यता, सी है ए व बी दोनों, डी है मूल्यों का विकास। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है, क्या विकसित होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि विश्लेषण योग्यता और तार्किक योग्यता समीक्षात्मक चिंतन के माध्यम से छात्रों में विकसित होती है। तो आंसर करेक्ट हो यहाँ पे हमारा ए व बी दोनों। तो करेक्ट आंसर हो यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किन सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। ए है प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का, बी है अधिगम सिद्धांतों का, सी है शिक्षण सिद्धांतों का, डी है शिक्षण सूत्रों का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया में किन सिद्धांतों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं अच्छी कक्षा कक्ष प्रक्रिया वो होंगी जो कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का वहां पे पालन किया जाना चाहिए। जैसे वहां पे वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी बात करने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को सीखने का अधिकार होना चाहिए। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा ए, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसे आप शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका होती है। ए सहायक एवं मार्गदर्शक की, बी है अनुशासन स्थापना करने वाले की, सी है नियंत्रक की, डी है योजना के नेता के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका किस प्रकार की होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की जो भूमिका होती है सहायक एवं मार्गदर्शक के रूप में होती है। तो आंसर तो है हमारा ए, टिक कर देंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन मापन की तुलना में है। ए व्यापक, बी है सामान्य, सी है संकुचित, डी है प्रवाहहीन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन मापन की तुलना में क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, मूल्यांकन है जो कि मापक की तुलना में व्यापक है। तो यहां पे आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, थोड़ा एडजस्ट और करेंगे क्वेश्चन को। ए वचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, बी है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, सी है लिखने की धीमी गति या गति धीमी, डी है छपे हुए शब्दों को सीखने तथा याद करने की कठिनाई। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार के काफी आते हैं, पहले क्वेश्चन को बिग करके पढ़े उसके अकॉर्डिंग आंसर दे। यहाँ पे क्या 3 होंगी और 1 नहीं होगी, क्योंकि वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि डिसलेक्सिया की जो बीमारी है या उसे डिसीज है उसके बारे में बात करते हैं। डिसलेक्सिया से क्या क्या संबंधित चीज है, जिसकी वचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं होती हैं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में भी समस्या होती हैं, और छिपे हुए
और छिपे हुए शब्दों को लिखने और याद करने में की कठिनाइयां होती हैं। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो आंसर में करेक्ट हो जाएगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग में निश्चय। तो इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं होती है डिसलेक्सिया समय, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ए अभिभावक के मत को देना चाहिए, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, सी शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, डी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभावान बालक होते हैं, उनकी पहचान करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण का क्या करना चाहिए या कार्य करना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रयोग या परिणाम को देना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है, ए विश्लेषण और निर्णय, बी रुकावट को दूर करना, सी दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, डी उदात्तीकरण। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष ढंग है, अप्रत्यक्ष ढंग है, माफ कीजिए, अप्रत्यक्ष ढंग है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करते हैं तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है उदात्तीकरण। तो आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पहले क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें, बी अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सी केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए, डी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, जो कि शारीरिक असुविधा वाले बच्चे हैं, और उन्हें खेल के कालांश में उन्हें किस प्रकार की गतिविधि करानी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, अन्य बच्चों के साथ उन्हें उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अभी समावेशी शिक्षा का हमें रोल अपनाना चाहिए। तो आंसर हमारा बी, टिक कर देंगे यहाँ पे बड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है, ए सकारात्मक आंतरण का, बी नकारात्मक आंतरण का, सी शून्य आंतरण का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, तो यह उदाहरण किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे की बात करते हैं, अगर किसी गणित की कक्षा में दूसरी या भूगोल की कक्षा का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे कि सकारात्मक आंतरण होगा, क्योंकि यह इससे क्या है, बच्चे कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे, भाषा का प्रयोग सीखेंगे। तो आंसर हमारा ए सकारात्मक आंतरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। पहले हम में से कुछ लोग जो कुछ लंबे हैं और कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं और जो कुछ जो काले हैं, कुछ लोग तो जो मजबूत हैं तथा कुछ लोग कमजोर हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है, ए बुद्धि व लैंगिक भिन्नता पर, दूसरा है बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, सी है व्यक्तिक विभिन्नता पर, डी है व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि तो बड़ा कर देंगे इसे भी, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम में से कुछ लोग हैं जो कि कुछ लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, जो कि गोरे भी होते हैं और कुछ काले भी होते हैं, कुछ मजबूत भी होते हैं और कुछ कमजोर भी होते हैं, यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर लागू होता है या आधारित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं, यह जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, यह
सिद्धांत है जो कि आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है, और आनुवंशिकता जो कि आती है वह कि व्यक्तिगत भिन्नता पर लागू होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण यह आधारित। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निचली कक्षा में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ए व्याख्यान विधि को, बी है दत्त कार्य को, सी है कहानी कथन को, डी है समूह चर्चा को। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि निचली कक्षाएं होती हैं जो कि प्राथमिक कक्षाएं होती हैं, उनमें पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस प्रकार की प्राथमिकता देनी चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि एक शिक्षक को प्राथमिक या निचली कक्षाओं में प्राथमिकता देनी चाहिए, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कहानी कथन को। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। पहले थोड़ा सेट करेंगे यहाँ पे। ए है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, बी है सभी विषयों का मूल्यांकन, सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश है जो कि व्यापक मूल्यांकन किसकी ओर इंगित करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की ओर या वाक्यांश है जो कि मूल्यांकन की ओर इंगित करता है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों साथ में शेयर करें। क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी है विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी है अध्यापक में कुंठा, डी है सीखने में समृद्धि संसाधन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं और यह स्थिति उत्पन्न किस प्रकार की होगी, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि सीखने में समृद्धि साधन होगा, क्योंकि अभी बहुभाषी कक्षा से या बहुभाषी या अनेक प्रकार की भाषा सीखनी है। यहाँ पे एक कक्षा में छात्र है तो उनसे क्या है, उन छात्रों का एक दूसरी भाषा से सीखने के लिए चीजें मिलेंगी और उनका शब्द भंडार बढ़ेगा। तो आंसर करेक्ट हो यहाँ पे हमारा डी, सीखने में समृद्ध संसाधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। ए है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, बी है उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, सी है उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, डी है उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा कि यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र अधिगम अक्षम है तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसी स्थिति में आप उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानने का और उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आंसर तो है हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक माफ कीजिए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ए है स्वयं की अक्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, बी है दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी है विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का कौशल, डी है दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि विभिन्न व्यक्तियों को समझाने का कौशल है जो कि अंतर्वैयक्तिक से तात्पर्य है। तो आंसर तो है हमारा सी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।